डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हेमराज है और मैं बिहार के पटना शहर का रहने वाला हूँ। यहाँ पर रहना एक तरह से मेरी मजबूरी है। शहर में रहना मुझे पहले से पसंद नहीं था। मैं गांव में पला बड़ा और मेरे माता पिता आज भी एक गांव में ही रह रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ काम के सिलसिले में आना पड़ा। मुझे पुलिस में नौकरी मिल गई। मैं एक कांस्टेबल बन गया, जिसके लिए मुझे पटना शहर में ही रहना पड़ता। भले ही अब काम में भी मन लग चुका है और शहर भी मुझे पसंद आने लगा है, लेकिन जो गांव में रहा होता है ना, उसकी आंखों में हमेशा आप गांव देख सकते हैं। शहर की भीड़ भाड़ से दूर गांव की शांति उसे पसंद होती है और मुझे भी गांव की शांति बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन अब महीने में 1-2 बार ही गांव जाने का मौका मिलता है। हमारा वो गांव यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है और उस गांव तक पहुंचने में मुझे परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। उस गांव तक पहुंचने के लिए सीधी बस नहीं मिलती। पहले 2 बार बस बदलनी पड़ती है और फिर 2 किलोमीटर चलना पड़ता है। सड़कों का निर्माण उस तरफ हो तो रहा है, लेकिन हमारा गांव छोटा है, इसीलिए वहां किसी का ध्यान नहीं जा रहा। मैं गांव में जाकर जैसे पुरानी यादों को ताज़ा करने की कोशिश करता ही रहता हूँ। कैसे मेरे दादाजी मुझे खिलाया करते थे। जब मैं छोटा था, आंगन में खेला करता था। दादाजी कभी कभी मुझे कंधे पर उठाकर कई किलोमीटर दूर मेला दिखाने के लिए लेकर जाते थे। लेकिन अब मेरे दादाजी की सेहत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। पिछले 3 सालों से वो अपने खटिया से उठने में नाकाम होने लगे थे। बड़ी मुश्किल से उठ पाते। उन्हें एक ऐसी बीमारी लगी थी जिसे ठीक नहीं किया जा सकता था और धीरे धीरे उनकी मौत उनके नज़दीक आती जा रही थी। मेरी माँ, मेरे पिता गांव में ही रहते हैं और दादाजी की सेवा करते हैं। डॉक्टर तो कह चुका है इनके पास 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं है और ये अब अपनी खटिया से, अपने पलंग से दोबारा उठ नहीं पाएंगे। और मैं कभी कभी रात के वक्त जब अपने घर में अकेला होता हूँ शहर में, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। याद आती है दादाजी की। आखिर इंसान का वक्त कभी ना कभी तो आता ही है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन हमें अंतिम घड़ी का इंतज़ार हमेशा करते रहना चाहिए। याद रखना चाहिए हमारा भी अंत होगा। हमें किसी भी तरह का घमंड मन में नहीं पालना चाहिए। लेकिन मेरे दादाजी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। भगवान उनको मृत्यु भी बिल्कुल शांति भरी ही देगा। मुझे अब दादाजी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। मेरी ड्यूटीज़ यहाँ पिछले 3 महीनों से लगी हुई थी और मैं छुट्टी ले नहीं पा रहा था। मुझे दादाजी की याद आने लगी थी और मुझे लग रहा था ऐसा ना हो मैं यहाँ ड्यूटी करता रह जाऊं और मेरे दादाजी के प्राण निकल जाए। पिछले कुछ दिनों से फ़ोन पर भी मुझे जैसे दादाजी की आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। मैंने पिछले 15 दिन से अपने पिता से भी बात नहीं की थी। तो मैंने जैसे ही अपनी ड्यूटी ख़त्म की, सोच लिया था मैंने कि अब मैं सीधा गाँव निकल जाऊँगा, दादाजी से मिलूँगा। अब दादाजी के पास समय बहुत कम है तो मैं उनके पास समय गुजारना चाहूँगा। मैंने 20 दिन की छुट्टियाँ ले ली थी और सोच रखा था 20 दिन वहीं पर बिताने वाला हूँ। दादाजी को पुरानी यादें जैसे बोल बोल कर याद करवाऊँगा। उनकी याददाश्त पर भी धीरे धीरे असर पड़ना शुरू हो जाएगा। समय कम है उनके पास। मैं छुट्टी लेकर सीधा गाँव के लिए निकल पड़ा था। सबसे पहली बस जो बड़े गाँव तक जाती है, अब वहाँ से एक मिनी बस छोटे गांव तक पहुँचती है और वहाँ से कुछ किलोमीटर मुझे चलना पड़ा और तब जाकर मैं अपने गांव में पहुँचा। हमारे गांव में कुल 175 लोग रहते हैं। कई घर बने हुए हैं, जबकि कई घर छोड़कर लोग शहरों में बस चुके हैं। पुलिस की नौकरी करने के कारण मैंने शहर में एक छोटा सा घर ज़रूर ले लिया है। उसमें 3 कमरे भी हैं। पिताजी को कई बार कहा मैंने,
आप शहर ही आ जाइए, गांव में वो सुख सुविधाएं नहीं मिलती। लेकिन मेरे पिता कहते रहते हैं मैं गांव में ही रहना पसंद करूंगा, और दादाजी भी शहर में जाना पसंद नहीं करते थे, तो वो गांव में ही रहे। अब मैं सीधा घर की तरफ भागा जा रहा था। बड़ा वाला बैग लेकर आया था। बहुत समय से मैंने इतनी ज़्यादा छुट्टियां नहीं ली थी। जैसे ही मैं घर पहुंचा, सबसे पहले मैंने पिताजी को गले से लगा लिया। वो भौचक्के से हो गए थे, मैं कैसे आ गया, मैंने उन्हें बताया तक नहीं था। और उसके बाद मैं माँ से मिला। फिर मैं घर को देखने लगा। घर बदला बदला सा लग रहा था। घर में तस्वीरें भी अलग लगाई गई थी। इससे पहले घर में कई भगवानों की तस्वीरें लगाई गई थी, लेकिन अब तो जैसे कुछ लिखा हुआ संस्कृत में। मुझे संस्कृत नहीं आती और मैं इसमें ज़्यादा मग्न होना भी नहीं चाहता था। मैं कभी धार्मिक रहा ही नहीं। मैं धर्म से जैसे दूर रहना पसंद करता था। घर में उन तस्वीरों को फिर भी हर रोज देखा करता था। अब उन्हें बदला जा चुका है। पुरानी वाली पेंटिंग्स को उतारकर नई वाली डरावनी सी पेंटिंग्स लगा दी गई थी। घर के बाहर भी एक बड़ा सा निशान लगाया गया था। मैं देखता रह गया। मैंने माँ से सवाल पूछा था, माँ ये क्या किया आपने, सारी तस्वीरें क्यों बदल दी? घर को तो पूरा बड़ा मंदिर सा बनाया हुआ था ना, वो तस्वीरें आपने क्यों उतार दी? माँ ने जवाब नहीं दिया, लेकिन माँ मुस्कुराती हुई कहने लगी, अपने दादाजी से मिलना नहीं चाहोगे? मैंने कहा हाँ हाँ, दादाजी से मिलना चाहूँगा। मैं दादाजी के कमरे में भागा भागा गया। मैंने देखा खटिया खाली थी। दादाजी वहाँ पर नहीं थे और मेरे हाथ कांपने लगे थे। कहीं ऐसा तो नहीं दादाजी को कुछ हो गया और इन्होंने मुझे बताया तक नहीं? ऐसा सरप्राइज नहीं देना चाहिए। मेरी आंखों में थोड़े थोड़े आंसू आ गए थे। दादाजी उस पलंग से उठ ही नहीं पाते थे और डॉक्टर ने कहा था जब वो पलंग से उठेंगे ना, वो आखिरी बार उठेंगे, उन्हें तब जलाने के लिए लेकर जाया जाएगा। मैं रो रहा था। जैसे ही मैं कमरे से बाहर आया, मैंने माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा। रोते रोते मैं माँ से पूछ रहा था, माँ दादाजी कहाँ है? और मेरा ध्यान पड़ा। बाथरूम से दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ चलते आ रहे थे दादाजी। उन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा था जैसे उनका शरीर बीमार हो। वो स्वस्थ लग रहे थे और मेरी तरफ देखते ही वो जैसे मुझे पहचान गए। वो मुस्कुराए नहीं, लेकिन फिर भी ऊंची आवाज़ में जैसे अंदर से खुश हुए। अरे तुम आ गए हेमराज, बड़ी खुशी हुई। आओ, गले से नहीं लगाओगे मुझे? मैं भागता हुआ गया, अपने दादाजी को गले से लगा लिया। काफ़ी ज़ोर से गले से लगाया था, लेकिन दादाजी ने मुझे उससे भी ज़्यादा ज़ोर से गले से लगाया था। मैं बच्चों की तरह कहने लगा था, दादाजी मुझे मार ही डालोगे क्या? दादाजी ने हंसते हंसते मुझे छोड़ा। फिर मेरी हैरानी का सबब था कि मैं इधर उधर देख रहा। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा। दादाजी की सेहत ठीक कैसे हो गई? बीमारी तो ठीक हो ही नहीं सकती थी ना। तब मेरे पिताजी ने कहा, एक वैद्य हमें मिला। उस वैद्य ने ऐसी ऐसी औषधियां बनाई, उन औषधियों से 15 दिनों में इनकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई। देखो ये तो चलने लगे हैं। 80 साल की उम्र है, अब ये भागे भागे फिरते हैं। दादाजी की टांगें कमजोर हो चुकी थी, लड़खड़ा रही थी, फिर भी वो चल पा रहे थे। बीमारी खत्म हो गई। बड़े बड़े डॉक्टर जो काम कर नहीं पाए, एक वैद्य ने कैसे कर दिया? ये मेरा सवाल था। पिताजी ने कहा, वो वैद्य गुप्त रहना चाहता है। उसने कहा है किसी और को मत बताना। तुम्हारे दादाजी के साथ उसके अच्छे संबंध थे। उसे पता ही नहीं था कि दादाजी इतने बीमार हो चुके हैं, लेकिन उसकी औषधि काम कर गई। तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारे दादाजी भी किसी समय औषधियां बनाया करते थे। ऐसी सारी जानकारी उन्हें हुआ करती थी। मैंने भी बड़ी खुशी में कहा, हाँ वो ठीक है, दादाजी ठीक हो गए। दादाजी मुस्कुरा नहीं रहे थे, लेकिन बातों से लग रहा था जैसे वो खुश हों। मैंने पिताजी से पूछा, इनका स्वभाव बदला बदला सा लग रहा है। तब मेरे पिताजी ने कहा, हाँ औषधियों का थोड़ा असर है, इनके शरीर में जैसे गर्मी सी पड़ गई है। ये मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन होंठ ज़्यादा खींचे नहीं जाते, इसलिए देखने में ऐसा नहीं लगता कि ये मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अंदर से खुश हैं। बातों से पता चलता है ना। मैंने कहा, हाँ वैसे भी पैरालिसिस हुआ था ना एक तरफ इन्हें, शायद इसलिए मुस्कुरा नहीं पाते, लेकिन औषधियों का असर हो रहा है, ये तो साफ दिख रहा है मुझे। इसके बाद
दादाजी कह रहे थे, आओ बाहर घूम कर आते हैं। मैं हंसते हंसते कहने लगा, बिल्कुल दादाजी, आपके साथ कौन नहीं घूमने जाना चाहेगा। आप, मुझे पता है, कोई ऐसी जगह लेकर जाएंगे ना जो सबसे अलग होगी। दादाजी ने कहा, हाँ, जैसे तुम्हें बचपन में घुमाया करता था, फिर से घुमा कर आता हूँ। दादाजी धीरे धीरे चलते हुए आगे की तरफ बढ़ते गए और मैं उनके साथ साथ चलता जा रहा था। गांव में मुझे कई लोग मिले, लेकिन हर कोई जैसे आंखें छिपाने में लगा हुआ था। हर किसी के घर के दरवाजे के ऊपर देखा मैंने, एक निशान बना हुआ था, वैसा ही निशान जैसा हमारे घर के दरवाजे पर भी बना हुआ था। उन निशानों को देखने के बाद मैंने दादाजी से सवाल किया, दादाजी, ये निशान क्या है जो हर किसी ने अपने दरवाजे पर बना रखे हैं, और घर में भगवानों की तस्वीरों को क्यों निकाला गया है? दादाजी ने कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता, हमारे घर के दरवाजे पर भी निशान बना रखा है। तुम ये सवाल अपने पिताजी से पूछना, उन्होंने ये किया है। गांव में कोई बात है जो मुझे बताई नहीं जाती, मैं जानना भी नहीं चाहता। घर से बाहर कम ही निकलता हूं मैं। अब सब डरे डरे हैं, मैं पूछता भी नहीं। मुझे अब बाकियों से बात करना पसंद नहीं रहा। जब मेरा बुरा समय था तो हाल चाल पूछने वालों की संख्या कम थी, तो मैं भी अब किसी से बात नहीं करना चाहूँगा। मैं दादाजी के साथ गया था। चलते चलते शाम का वक्त था। वो हमारे गांव से आगे वाली उस नदी के पास मुझे लेकर गए। उस नदी के पास पेड़ से जैसे बांधा हुआ एक छोटा सा पुल बनाया था। ये मेरे दादाजी ने बनाया था। पिछले 4 दिनों से वो इस काम पर लगे हुए थे। ये देखकर मैं और ज्यादा हैरान। दादाजी, ये आपने किया? उन्होंने कहा, हाँ हाँ, मैंने किया। दूसरी तरफ जाने का मन होता था ना, इसीलिए ये पुल मैंने बना दिया। रस्सियां ली, लकड़ी ली और ये काम आसानी से कर दिया। मैंने कहा, दादाजी, आपकी सेहत खराब थी, ऐसा वजन वाला काम आपको नहीं करना चाहिए। दादाजी कहने लगे, हमारा शरीर मशीन होता है, जितना चलाते जाओ उतना चलता जाता है, जब रुक जाए तो जंग लग जाता है। 3 सालों से शरीर में जंग लगा था, मैं उस जंग को उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बीमारी ने रोक रखा था, अब बीमारी दूर हो चुकी है तो मैं भी चलना फिरना चाहूँगा, दोबारा से जिंदगी जीना चाहूँगा, जो पसंद था वो करना चाहूँगा। दादाजी के साथ उस पुल को पार करके मैं आगे आगे चलता रहा। काफ़ी दूर पीछे कुछ मिट्टी के टीले बने हुए थे। वहाँ उन्होंने जैसे एक कुर्सी बना रखी थी। उस कुर्सी पर वो बैठे और साथ में एक और बनी हुई कुर्सी पर उन्होंने मुझे बिठाया। ये काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी सी कुर्सी थी। और फिर दादाजी कहने लगे, मुझे यहाँ आना बहुत पसंद हो चुका है। बड़ी खुशी होती है यहाँ पर आकर। ऐसा लगता है जैसे मैं पहले से यहाँ आता रहा हूँ। मैं जब यहाँ आया करता था, क्या तुम्हें कभी मैं अपने साथ लेकर आया बचपन में? मैंने कहा, नहीं दादाजी, वो नदी को पार करके हम कभी नहीं आए। इस तरफ पुल नहीं हुआ करता था ना, पुल तो काफ़ी आगे होता था। ये लकड़ी वाला पुल आपने नया बनाया है, अब इधर आने जाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तब दादाजी कहने लगे, अच्छा, तो तुम्हारे साथ यहाँ पर मैं नहीं आया तो तुम्हें इस जगह के बारे में पता भी नहीं होगा। मैंने अपना सर हिलाया। फिर दादाजी मुझे उन टीलों की कहानियाँ सुनाने लगे। ये टीले ऐसे ही नहीं बने हैं। कहते हैं राजा महाराजाओं के समय में कई सैनिक जो मारे जाते थे, जिन्हें सज़ा दी जाती थी, सर धड़ से अलग कर दिए जाते थे और उनके शरीर को जलाने नहीं दिया जाता था, उन्हें मिट्टी में गाड़ा जाता था। यहाँ मिट्टी में गाड़ दिया जाता, ऊपर मिट्टी डाल दी जाती, और कहते हैं जब उनके परिवार वाला कोई मरता ना, तो उस खड्डे को नीचे से खोदा नहीं जा सकता, तो उसके ऊपर और लाश रखी जाती, फिर से मिट्टी डाली जाती। ऐसे ही ऊपर से ऊपर लाशों को रखा जाता रहा और इस तरह ये टीले बने हैं। अगर इन टीलों को तोड़ा जाए, हो सकता है नीचे कुछ हड्डियां मिले, पुराने ज़माने की हड्डियां। ये सुनते ही मेरे हाथ पांव फूलने लगे थे। मैं कभी कब्रिस्तान नहीं जाता, मैं कभी शमशान घाट नहीं जाता। बचपन में दादाजी मुझे भूतों की कहानियाँ सुनाया करते थे और उन कहानियों को सुनकर मैं हिल जाया करता था। इसीलिए मेरे अंदर जैसे डर पैदा हो चुका था।
मैं आज भी उनकी ये बातें सुनकर कांपने लगा था और कहने लगा था, दादाजी मैंने आपको कहा तो है ये भूतों वाली डरावनी कहानियां बाहर मत सुनाया करो, मुझे घर में सुनाया करो रात के वक्त, तब मैं कहानी सुनकर सो जाता हूँ, फिर डर नहीं लगता। लेकिन आप तो शाम के वक्त सुना रहे हैं। दादाजी जैसे हंस रहे थे, चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी, हाव भाव नजर नहीं आए, लेकिन हंसते हुए कहा मुझे नहीं पता था इतना ज्यादा इस उम्र में डरते हो तुम तो पुलिस वाले हो ना। मैंने सुना है तुम पुलिस वाले हो और किसी से डरते नहीं, लेकिन भूतों से डरते हो। मैंने कहा मैं पुलिस वाला हूं और वहां और तरह के काम करने होते हैं, ऐसे शमशान घाट या कब्रिस्तानों में नहीं आना होता। चलो दादाजी अंधेरा हो रहा है, घर को चलते हैं। मैं बहुत ज्यादा डरने लगा था, तो दादाजी को भी लगा कि अब यहां से चलना चाहिए। अंधेरा होने ही लगा था। हम चलते चलते गांव की तरफ बढ़ने लगे। गांव पहुंचने में ज्यादा समय लग रहा था। आते वक्त तो इतना समय लगा ही नहीं। शायद मैं डरा हुआ था, इसीलिए समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जब मैं गांव में पहुंचा, अमूमन इस समय गांव में काफी लोग बाहर निकले होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, लेकिन अब तो गांव में पूरी तरह से सन्नाटा सा छा गया था। उन घरों के आगे से निकलते वक्त मुझे खुद डर लग रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरा ये पुराने वाला गांव है, ऐसा लग रहा था जैसे ये गांव बदला बदला सा है। वहां से निकलते वक्त और ज्यादा डरता गया मैं। जैसे ही हम घरों के करीब पहुंचने वाले थे, हमारे आस पड़ोस वाले कई बाहर निकले हुए। मुझे देखते ही मेरी तरफ एक आदमी आया और कहने लगा, जल्दी से घर के अंदर चले जाओ, हमारी ड्यूटी बाहर लगी हुई है, तुम अंदर जाओ। मैं डर गया, ड्यूटी? क्या हुआ? यहाँ क्या हो रहा है? उन्होंने कहा, ये बताने का समय नहीं है, जल्दी जाओ घर के अंदर। और तुम्हारे दादा इस समय बाहर क्या कर रहे हैं? अभी तो सेहत ठीक हुई है, कोई बड़ी मुसीबत ना आ जाए। मैं अपने दादाजी को लेकर घर के अंदर चला गया। दादाजी अपने कमरे में जा चुके थे। मैं पिताजी के साथ बैठा था। मैं कह रहा था, पिताजी मुझे बताइए बाहर क्या चल रहा है। पिताजी मुझे शांत करवाते गए। फिर डिनर का समय हो गया था। मैं तब तक पिताजी से कई बार सवाल पूछ चुका था, लेकिन जब दादाजी वहां आकर बैठे, तब मेरे पिताजी ने सबके सामने बात करना शुरू किया। बाहर कहते हैं कोई अजीब सी शक्ति है जो लोगों को उठाकर ले जा रही है, कुछ लोगों को मार रही है। वो क्या चीज़ है किसी को नहीं पता, लेकिन आतंक बहुत ज़्यादा मचा हुआ है। इसीलिए गांव में पहरा लगना शुरू हो गया है। इसलिए पहरा लगाया जा रहा है ताकि कोई भी ऐसा अपशगुन ना हो जाए। लोगों का मानना है ये कोई भूत है जो गांव में घूमता है, लोगों को नजर आता है, डराता है और उसके बाद वो उन्हें मारने की कोशिश करता है। मैंने कहा, भूत? यहाँ लोग इतने पिछड़े हुए हैं, भूत से डर रहे हैं, हो सकता है कोई ना कोई आदमी हो। तब जो मेरे पिताजी ने बताया वो हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा, वैसे हम भी भूतों पर यकीन नहीं किया करते थे, लेकिन गांव में सुना है एक आदमी जो 5 दिन पहले मर चुका था, उसे आगे वाले कब्रिस्तान में दफनाया गया था। वो नजर आने लगा था लोगों को। पहले लोग डर रहे थे, लोगों को ऐसा भी लग रहा था कोई उसके जैसा लगने वाला है, लेकिन एक लड़की को उसने काटने की कोशिश की। जब गांव वालों ने पकड़ा तो वो लाश थी, गली हुई लाश, लेकिन चल रही थी। उसे दोबारा काट कर वहीं पर दफना दिया गया, लेकिन उसके शरीर के अंग हिल रहे थे। तब यहाँ किसी बाबा को भी बुलाया गया था। उस बाबा ने कहा, यहाँ कोई शैतानी शक्ति है, कोई भूत है जो ऐसा कुछ कर रहा है। ये बात सुनकर मैं हैरान हो गया। मुझे डर भी लग रहा था। ऐसी चीज़ों से मैं डरा करता था, लेकिन ऐसी चीज़ें सच होती हैं, ये तो और भी डराने वाली बात थी। मेरी टांगें कांपने लगी थी। और वो रात कितनी बुरी थी मेरी, मैं बता नहीं सकता। पूरी रात नींद नहीं आई। जैसे ही बाहर से कोई आवाज़ आती, जैसे कोई पहरेदार, चौकीदार आसपास से गुजरता, वो अपने डंडे को ज़मीन पर मारता, तो उस आवाज़ से मैं डरकर उठकर बैठ जाता। मेरे लिए अलग कमरा दिया गया था। अगली सुबह जैसे ही मैं बाहर निकला,
मेरे माता पिता पहले से उठे हुए थे। उन्हें 6 बजे उठने की आदत थी, जबकि मुझे 7 बजे उठने की आदत थी। दादाजी अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकले थे। मैंने पिताजी से पूछा, दादाजी तो पहले 6 बजे उठ जाया करते थे ना? तब मेरे पिता ने कहा, हाँ, अब उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है और जो दवाइयाँ वो खा रहे हैं उनका असर होता है, नींद काफ़ी ज़्यादा चढ़ती है। बस तुम दादाजी के बारे में ज़्यादा सवाल मत पूछना, दादाजी जैसे भी हैं ठीक हैं। ये सुनकर मैं अब अपने घर से बाहर निकला था। अब इस समय गांव में बहुत अच्छा माहौल था। लोग घरों से बाहर निकले हुए कुछ काम पर जा रहे, लेकिन रात को तो पूरी तरह से सन्नाटा ही छाया हुआ था। मैं कुछ जान पहचान वाले लोगों के पास जाने लगा। मेरे कुछ पुराने दोस्त जो गांव में खेती किया करते थे, मुझे लगा उनके पास जाना चाहिए, कुछ बातें करनी चाहिए। मुझे भी तो पता चले गांव में चल क्या रहा है जो रात को होता है। मैं अपने एक दोस्त के पास गया। वो खेतों में काम कर रहा था, कुछ बीज डाल रहा था और उसने बीज डालते डालते मुझसे बात करना सही समझा। मैं भी उसके काम में दखल नहीं देना चाहता था। मैंने उससे सबसे पहले तो यही सवाल पूछना सही समझा, आखिर गांव में चल क्या रहा है? रात को पहरा लगता है, भूतों की कहानियां सुनने को मिलती हैं, लाश जिंदा हो गई, क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है? उसने कहा, हो सकता है। मैं उसकी ये बात सुनकर हैरान था। ये मेरा वो दोस्त था जो भूतों पर यकीन नहीं करता था, भगवान पर यकीन नहीं करता था, उसे मंदिर जाना पसंद तक नहीं था। वो तो इतना बड़ा नास्तिक था कि वो ऐसी चीज को सच ही नहीं मानता था। आज वो कह रहा है। मैंने फिर से उससे सवाल पूछा, क्या सच में यहाँ कोई भूत वूत आ गया है? उसने कहा, हाँ, मेरे सामने मैंने खुद वो लाश देखी थी। यार, वो 5 दिन पहले मर चुका था। हमारे जो पास के गांव वाला वो लड़का था ना, वो मर चुका था, लेकिन उसकी लाश देखी मैंने। उसके बाद किसी और ने भी देखा। जब गांव वालों ने पकड़ा, मैं वहीं मौजूद था। यार, उसका चेहरा गला हुआ था, आंखें गल चुकी थी, फिर भी वो देख पा रहा। वो काटने की कोशिश कर रहा, जैसे गला घोंटने की कोशिश कर रहा। गांव वालों की संख्या ज्यादा थी, उन्होंने चाकू पेट में घोंपा था क्योंकि वो तो मरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो मर नहीं रहा। वो लाश थी जो जिंदा हो चुकी थी। उसके बाद उसे काटा गया, लेकिन शरीर के अंग हिल रहे थे। सबका मानना था उसे उसकी कब्र में दोबारा दफना दिया जाए। उसे कब्र में दोबारा दफना दिया गया था और उस गांव से मौलवी को भी बुलाया गया था। वो मौलवी उसका रिश्तेदार था और उस मौलवी ने खास तौर पर कहा था, यहाँ जो हो रहा है ना, उसकी समझ से भी बाहर है। उसने भी पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। उसकी सहमति के साथ दोबारा एक खास जगह उसे दफनाया गया था। उसकी कब्र को जैसे सिर्फ मिट्टी से नहीं, सीमेंट के साथ मिट्टी को मिक्स करके इस तरह दफनाया गया। और उस मौलवी का कहना था, अगर लाश एक बार उठ सकती है तो दोबारा भी उठ सकती है। उसे अच्छे से दफनाया जाए, शरीर के अंगों को अलग अलग रखते हुए। धीरे धीरे वो अंग गलते जाएंगे। इस कब्र को कभी खोदा ना जाए। लेकिन किसने उस कब्र को पहले खोदा होगा? क्या वो खुद ब खुद बाहर निकल आया होगा? उस मौलवी के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में डर बहुत ज्यादा था। उसकी बातें सुनकर मैं अचंभित भी था, डरा हुआ भी था। फिर मैं घर वापस आ गया। दोपहर तक कई दोस्तों से मिलकर आया था और सबकी कहानी एक जैसी थी। पूरा का पूरा गांव झूठ नहीं बोल सकता और मेरे पिता भी सच ही बोल रहे थे। दोपहर के वक्त जब मैं घर में था, मैंने देखा मेरे दादाजी खटिया पर बैठे हुए कागज पर कुछ लिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बार बार उनके हाथ से जैसे वो पेंसिल फिसल जाती और नीचे गिर जाती। फिर वो उठाते, फिर से लिखने की कोशिश करते, लेकिन उनसे लिखा नहीं जा रहा था। काफी समय कोशिश करने के बाद जैसे वो गुस्से में आ गए, चिढ़कर उन्होंने पेंसिल एक तरफ फेंक दी। उनकी उम्र काफी ज्यादा थी। हो सकता है हाथ से पेंसिल फिसलती जा रही हो या हाथ कांपता जा रहा हो। मैं अपने दादाजी के पास गया और उन्हें कहने लगा, अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं लिख देता हूं। इसके बाद दादाजी ने एक टेढ़ी नजर से मेरे पिता की तरफ देखा था। वो सर पीछे करके
मेरे पिताजी की तरफ देख रहे और फिर मेरी तरफ देखकर बोले, पिता से पूछ लो, अगर तुम लिख सकते हो, अगर वो हामी भरते हैं तो लिख देना। मैं पिता के पास गया और कहने लगा, क्या हुआ, ये कैसी बात कर रहे हैं दादाजी? एक तो दादाजी का स्वभाव बदला बदला सा लग रहा है। पहले प्यार से बात किया करते थे, माना कि चेहरे पर पैरालिसिस हुआ है, लेकिन बातें भी उनकी अजीब अजीब सी लग रही हैं। तब मेरे पिताजी ने कहा था, देखो मुझे नहीं पता, ऐसा करो अपने दादाजी को थोड़ा अकेला छोड़ दो। जब कोई बड़ा सदमा लगा होता है ना, जैसे कोई बड़ी बीमारी लंबे समय तक चली हो, तो स्वभाव बदल देती है। तो अपने दादाजी से थोड़ा थोड़ा दूर रहो। कुछ दिनों से वो थोड़े बदले बदले मुझे भी लग रहे हैं। मैंने अपने पिता की जबान को कांपते हुए देखा था। मैंने इससे पहले अपने पिता को इस तरह कांपते हुए कभी नहीं देखा था। घर में माली हालत खराब हो जाना, पैसों की कोई तंगी आ जाना या बीमारी का आ जाना, मेरे पिता कभी डरे नहीं थे, डट कर लड़े थे। आज पहली बार ऐसा लग रहा जैसे मेरे पिता डर रहे हैं। किस चीज से? सिर्फ पेंसिल से लिखने से या दादाजी की बातों से? मेरे पिताजी दोपहर को बाहर चले गए थे और उसके बाद मैं घर में ही था। कभी कभी मैं बाहर घूमने लगता, दादाजी के कमरे के पास से गुजरता और उन्हें देखता रहता। वो अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे थे, खटिया पर लेटे हुए ऊपर देखते रहते। उसके बाद जैसे जमीन पर बैठ जाते और खाली हाथ को घुमाने लगते, जैसे उन्हें कुछ नजर आ रहा हो जो मुझे नजर नहीं आ रहा। हो सकता है वो सठिया गए, पागल हो गए, इसीलिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं, या मौत से लड़कर आए हैं जिसने उनका दिमाग खराब कर दिया। फिर मैंने एक खास चीज देखी। मेरे दादाजी के हाथ में एक सुई थी। वो सुई से अपने हाथ पर बार बार जैसे चुभो कर खून निकालने की कोशिश कर रहे। मैंने पहले जब सुई चुभोते हुए देखा तो मैं भागना चाहता था, उन्हें रोकना चाहता था, कहीं वो कुछ कर ना ले, लेकिन उन्हें जैसे दर्द हुआ ही ना हो। सुई पूरी अपने हाथ के अंदर डाली, बाहर निकाल ली, अंदर डाली, बाहर निकाल ली। वो ऐसा करते जा रहे थे जैसे उन्हें दर्द अच्छा लग रहा हो। उसके बाद उनके पास एक कील थी। उन्होंने हाथ में कील जैसे अपने बड़े जोर से गाड़ कर रख दी। ये दर्द से कराहने वाली घटना थी, लेकिन उन्हें दर्द महसूस नहीं हो रहा था। मैं अब सोचने पर मजबूर हो गया, ये कैसे, ये क्या चीज़ है? और सबसे हैरानी वाली बात, सुई चुभोई, खून निकला होगा, कील चुभोकर बाहर निकाल दी, खून नहीं निकला। शरीर में खून जैसे सूख गया हो। मैं पहले से सोच रहा था, मेरे दादाजी थोड़े पीले पीले से लग रहे हैं। बुढ़ापे में हमें जैसे खून की कमी होती है, शरीर पीला होता है, लेकिन उनका तो बहुत ज़्यादा पीला पीला सफ़ेद सफ़ेद सा शरीर था। और अब तो शरीर से खून भी नहीं निकल रहा और वो पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं। चल क्या रहा है, चल क्या रहा है? मैं उसके बाद दादाजी के पास गया। मैंने दादाजी से बात की। मैं बातों बातों में उनसे पूछना चाहता था क्या उन्हें कोई परेशानी है और बीमारी ठीक कैसे हुई। उनके पास कोई खास सीधा जवाब नहीं था। और उसके बाद मैं पुरानी बातें उनके सामने जैसे करना चाहता था, उन्हें याद दिलाना चाहता था, लेकिन वो जैसे उन बातों को भूल चुके थे। पुरानी सारी बातें जैसे भूल चुके हों, उनका उन बातों से जैसे कोई रिश्ता हो ही ना। वो अजीब अजीब सी बातें करने लगते, भूतों की, प्रेतों की, गांव में होने वाली घटनाओं की, और वो बातें मुझे और ज़्यादा डरा देती। मैं थोड़ा डरा और कमरे से बाहर आ गया। माँ से मैंने सवाल किया था और माँ की कांपती हुई आवाज़ ने मुझे ये बयां कर दिया, कुछ तो वो छिपा रहे हैं। छिपा क्या रहे हैं? कोई ऐसी चीज़ जो मुझे नहीं बतानी चाहिए। क्या हो रहा है गांव में? क्या उसका रिश्ता इससे तो नहीं? अब मुझे सच का सामना करना ही था। शाम के वक्त पिताजी वहां पर आ चुके थे और मैंने पिताजी से सवाल पूछा। पिताजी को मैं कमरे में लेकर गया और हल्के हल्के आवाज में मैंने उनसे सवाल पूछा था, पिताजी सच बताइए, दादाजी के साथ क्या हुआ है? दादाजी काफी अजीब हैं। वो वैसा स्वभाव नहीं दिखा रहे जैसा उनके पहले हुआ करता था। क्या हुआ यहाँ? कैसे उन्हें ठीक किया गया? मैं उस वैद्य से मिलना चाहूंगा। लेकिन मेरे पिता बता ही नहीं पा रहे थे वो वैद्य कहाँ पर रहता है।
बार बार बातें घुमाते, और जैसे मैं पुलिस में सीख चुका हूं कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, पता कैसे लगाना है। एक बात को बार बार पूछो, बार बार पूछो। अगर बात बिल्कुल वही रहती है फिर तो मानो वो सच बोल रहा है, लेकिन हर बार शब्द बदल जाते हैं, तरीका बदल जाता है, समझो बात को बनाया जा रहा है, सोच सोच कर बनाया जा रहा है। मेरे पिता सोच सोच कर बातें बना रहे थे, सच बता नहीं रहे थे। अब मुझे भी गुस्सा आने लगा था। मैं अपने पिताजी को कहने लगा, मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, बैग वैग पैक कीजिए, मैं दोबारा यहाँ नहीं आने वाला। अगर मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ बोलने लगे तो मैं किस पर भरोसा कर सकता हूँ। आप भी सच नहीं बोल रहे। गांव में वैसे भी बहुत आतंक है, सब कहते हैं कि अंधेरा होने से पहले पहले घर के अंदर घुस जाओ, बाहर बहुत बुरे भूत घूम रहे हैं, और घर में आप दादाजी का सच नहीं बता रहे। आखिर उन्हें क्या हुआ है? इसके बाद मेरे पिताजी घबरा गए। मैंने जाने की बात की, दोबारा कभी नहीं आऊंगा ये धमकी दी, तो मेरे पिता ने सच उगल दिया। और यकीन कीजिए झूठ उतना डरावना नहीं था जितना सच था। सच सुनने के बाद मेरे पांव तले जमीन खिसक गई थी। मैं समझ नहीं पा रहा था आखिर हुआ क्या है, क्या ये सच है या नहीं। मेरे पिता ने बताया था मेरे दादाजी की मौत 15 दिन पहले हो चुकी है, लेकिन उनकी लाश को दोबारा जिंदा किया गया। मेरे दादाजी कई तरह का जादू जानते थे, औषधियां बनाना जानते थे। कभी भी उन्होंने ये तकनीक किसी को नहीं बताई। वो कहा करते थे कि काला जादू बहुत भयानक साबित हो सकता है, लेकिन वो कभी इसका बुरा इस्तेमाल नहीं किया करते थे। उन्होंने ये सीखा जरूर था, लेकिन लोगों की भलाई के लिए इसका इस्तेमाल किया करते। किसी के घर पर भूत प्रेत का साया हो वो उतार दिया करते, औषधि बनाते जिससे बीमारियां ठीक की जा सके, लेकिन उन्हें जो बीमारी थी वो कभी ठीक हो ही नहीं सकती थी। फिर भी मरते वक्त तक उन्होंने ठान रखा था कि यह जानकारी वो किसी को नहीं देंगे। अंत में उन्होंने पिताजी को वो जानकारी दी थी और ये भी कहा था एक तरीका है, लेकिन उस तरीके में क्या होगा ये मेरे दादाजी को पता नहीं था। मरे हुए इंसान को भी जिंदा किया जा सकता है। ये बात उन्होंने लगभग कई महीने पहले बता दी थी और धीरे धीरे वो सिखाते गए थे कि मैं जब मर जाऊंगा मेरी बीमारी भी मर जाएगी और दोबारा अगर जिंदा कर दिया जाऊं फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। ये आखिरी तरीका था। शायद दादाजी मौत से इतना ज़्यादा डर गए कि उन्होंने ये तरीका मेरे पिताजी को बता दिया था। मेरे दादाजी का एक साथी भी था, वो भी यहाँ पर आया था, जो एक जादूगर हुआ करता था। सब ने मिलकर जब दादाजी मर गए किसी को बताया नहीं, घर में ही वो काले जादू का इस्तेमाल किया था और 1 घंटे में मेरे दादाजी जिंदा हो गए। घर में बहुत खुशी थी, दादाजी भी बहुत खुश थे कि वो दोबारा जिंदा हो गए। तब मेरे पिता ने बताया कि तुम्हारे दादाजी को जिंदा जरूर कर दिया, लेकिन धीरे धीरे उनका स्वभाव बदलता गया। शुरू शुरू में वो बिल्कुल सही बातें करते थे, लेकिन बाद में उनकी बातें अजीब होती गई। वो भूतों की बात करने लगे। इसी के साथ गांव में भी अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थी, जैसे लोगों को भूत नजर आते, एक लाश जो जिंदा हो गई थी। इस तरह गांव में दहशत बढ़ती गई और मुझे भी लगता है कहीं तुम्हारे दादाजी की वो शक्तियां इसके कारण तो ये नहीं हुआ। हमने किसी मरे हुए को जिंदा किया तो भूत प्रेत का साया हमारे गांव पर तो नहीं आ गया। मेरे पिताजी की ये बातें सुनकर मैं कितना हैरान हुआ था आपको बता नहीं सकता। और क्या सच में दादाजी मर चुके हैं और दोबारा मरे हुए को जिंदा किया गया है? इसीलिए मैंने उन्हें खाना खाते हुए नहीं देखा। वो सुई चुभो रहे थे लेकिन उन्हें दर्द नहीं हो रहा था। अपने हाथ में कील कौन गाड़ता है, इतना आसान नहीं होता, लेकिन दादाजी आसानी से कर पा रहे थे। तब मैंने पिताजी को कहा था मैं दादाजी से बात करता हूँ। दादाजी से मेरा बहुत ज़्यादा प्यार था। वो कभी किसी बात को मुझे ऐसा नहीं कि बताते नहीं, सब सच बता दिया करते थे। बस औषधियाँ कैसे बनानी है, ये काले जादू की चीज़ें, ये मुझे कभी सिखाना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने कभी बताया ही नहीं वो काला जादू भी जानते थे। लेकिन जब मैं दादाजी के पास गया, वो मुझे देखकर पहले तो घूरते रहे कि मैं उनके कमरे में रात के वक्त क्यों आया हूँ, लेकिन मैं उनके पास जाकर बैठ गया, जैसे मैं हमेशा दादाजी के पास जाकर बैठा करता था।
वो मुझसे बहुत प्यार किया करते थे, कभी मुझे मना नहीं करते थे। मेरे पिता को डांट दिया करते थे कि रात हो चुकी है, इस तरह से मेरे कमरे में क्यों घुस आए हो, लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करते थे। मैं तो शरारत तक करता था, चीजें तोड़ देता था, तब भी दादाजी को गुस्सा नहीं आता था। आज आया था। दादाजी मुझे कह रहे थे, तुम इस समय यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें पता नहीं इस कमरे में नहीं आना है? मैंने कह तो रखा है रात को कोई यहाँ नहीं आएगा। मैंने कहा, दादाजी मैं आपसे बात करना चाहता था। दादाजी ने गुस्से में कहा, नहीं नहीं, कोई नहीं आएगा। मैंने गलती खुद ही की। मैं अंदर से वो फटल लगाना भूल गया कि दरवाजा खुल गया। तुम अंदर आ कैसे गए? तुम्हें पता नहीं है अंधेरा होने के बाद मेरे कमरे के अंदर किसी को आने नहीं देना है। बुलाओ अपने पिता को, बुलाओ अपने पिता को, मैं कई बार कह चुका हूं। फिर दादाजी ने मुझे बाहर जाने के लिए कह दिया। दरवाजा धड़ाम से बंद किया और अंदर फट्टे फंसा दिए थे ताकि कोई भी उनके कमरे के अंदर ना आ पाए। पहली बार दादाजी को इतना गुस्सा देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये मेरे दादाजी हों ही ना। मैं सीधा अपने पिता के पास पहुंच गया। मैंने अपने पिता को सारी बात बता दी। मेरे पिता घबराए हुए थे, उन्हें पूरी बातें सुन रही थी। फिर मैंने पिता को कहा, आपने गांव वालों को बताया? उन्होंने कुछ कहा नहीं? मेरे पिता ने कहा, चुप चुप, ये बात किसी को बताना मत, किसी को गलती से भी बता मत देना कि हमारे घर में कोई है जो मरकर जिंदा हो चुका है। सबको यही कहा है, औषधियों से ठीक हुए हैं। अगर ये बताया तो परेशानी खड़ी हो सकती है और उन भूतों का रिश्ता तुम्हारे दादाजी से जोड़ा जाना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे दादाजी जिंदा हो चुके हैं, इसी में हमें खुशी मनानी चाहिए। धीरे धीरे उनका स्वभाव ठीक हो जाएगा। मैंने अपने पिता को कहा था, बात ये नहीं है, आप जिन शक्तियों के साथ खेलने की बात कर रहे हैं वो बहुत खौफनाक होती हैं। भले ही मैं पहले इन पर यकीन नहीं करता था, लेकिन मेरा मानना है अगर बातें बताई जाती हैं तो सच तो होती ही होंगी। मैं हक्का बक्का था, अपने कमरे में बैठा हुआ सोचे जा रहा अब मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन 9:30 बजे एक आवाज दादाजी के कमरे से आई, जैसे दरवाजा खुलने की। मैं भी बाहर की तरफ निकला। मैं दादाजी से फिर से बात करना चाहता था। सोचा था सुबह बात करूंगा, दादाजी अब बाहर निकले हैं तो अभी बात करूंगा। अब कमरे में थोड़े ना गया हूं उनके, बाहर तो बात कर ही सकता हूं ना। मैं बाहर निकला तो वो दरवाजा खुला नहीं था, बल्कि अंदर से आवाज आई थी। मैं पिताजी से पूछने लगा, ये आवाज कहां से आई? दादाजी बाहर आए थे। तब पिताजी ने कहा, पता नहीं, अंदर से रात को इस तरह से कुछ आवाजें आती हैं जैसे कुछ दरवाज़ा खुलने की, लेकिन इधर दरवाज़ा तो वो खोलते नहीं, इसीलिए अंदर क्या करते हैं मैंने कभी पूछा नहीं। मैं पहले से उनसे डरता रहा हूँ। मेरे पिताजी ने यह कहा था, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा शक होने लगा। मैंने सोचा देखूं तो सही उस कमरे में चल क्या रहा है, दादाजी अंदर करते क्या हैं। अगर वो मर चुके हैं तो एक मुर्दा क्या कर सकता है, मैं जानना चाहता था। घर से बाहर निकला और पीछे वाले वो खाली प्लॉट में झाड़ियां थी और मैं उस तरफ गया। वहां खिड़की है, उस तरफ से अंदर झांका जा सकता है। और मैं जैसे ही वहां गया, खिड़की खुली थी, जाली भी जैसे एक तरफ की गई थी। कोई अंदर आ सकता था, कोई बाहर जा सकता था। मैंने अंदर झांका, दादाजी अंदर थे ही नहीं। दादाजी अंदर नहीं थे, इसका मतलब वो बाहर निकले। आवाज अभी अभी आई है, मतलब अभी अभी बाहर निकले हैं। मैंने वो दूर से जैसे सड़क पर चलता हुआ आदमी देखा, मुझे लगा दादाजी ही हैं। भागकर थोड़ा करीब पहुंचा, पीछे से पहचान लिया मैंने दादाजी के कपड़ों को। दादाजी चलकर कहीं जा रहे थे और मैं उनका पीछा करने लगा। मुझे लग रहा था जो गांव में हो रहा है उसका रिश्ता दादाजी से ही है। मेरे पिताजी छिपा ले जितना छिपाना है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए और आगे कुछ ऐसा होगा जो भयानक साबित हो सकता था। मैं पीछा करता रहा। वो चलते चलते कब्रिस्तान की तरफ गए थे। कब्रिस्तान में पहुंचकर इधर उधर झांक रहे। फिर उन्होंने हाथ से मिट्टी को इधर उधर करना शुरू कर दिया। पास पड़ी ईंटों से मिट्टी खोदी और एक लाश को मेरी आंखों के सामने आधी रात तक उन्होंने बाहर निकाल डाला था। उस लाश को, जैसे वो गली हुई लाश थी, 1-1.5 महीना पहले दफनाई गई होगी, उस पर हाथ रखकर कुछ बोलने लगे, जैसे काला जादू करने लगे हों। और वो जो शरीर था हिलने लगा था। धीरे धीरे वो हिलता गया और मैं समझने लगा यहाँ क्या हो रहा है। अब वो लाश
जिंदा हो गई थी और मैंने दादाजी को हंसते हुए देखा। घर में वो हंस नहीं रहे थे, अब वो हंस रहे थे, चेहरा उनका खिला हुआ था। फिर वो चलकर घर की तरफ आने लगे और वो लाश जैसे कोई ज़ॉम्बी हो, धीरे धीरे चलता हुआ, अकड़ा हुआ शरीर। लेकिन दादाजी वापस आते गए, मैं उनका पीछा करने लगा। तब दादाजी सीधा घर नहीं पहुंचे, एक पीपल के पेड़ के नीचे पीपल के पत्ते को तोड़कर कुछ बोलने लगे और वहां पीपल के पेड़ के ऊपर एक काले रंग का कपड़ा प्रकट हो गया। धीरे धीरे काले रंग का वो कपड़ा एक चुड़ैल में बदल गया। वो क्या कर रहे थे? वो क्या कर रहे थे? वो इन शैतानी शक्तियों को जगाते जा रहे थे, लेकिन क्यों? उन्हें तो जिंदा कर दिया गया था ना। आखिर वो ऐसे काले जादू का इस्तेमाल अब उल्टा क्यों करने लगे थे? मैं एक दीवार के पीछे से देखे जा रहा था, लेकिन मुझसे एक गलती हो ही गई। मैं वहां नाली के पास ही था, तो उस छोटी सी नाली में मेरा पांव पड़ गया, जिस कारण मैं आगे की तरफ गिर गया और खुद को संभालने के चक्कर में 3-4 फुट आगे निकल आया। आगे रोशनी थी, दादाजी ने मुझे साफ देख लिया और जैसे ही मुझे देखा वो गुस्से में थे और वो पेड़ पर चढ़ी चुड़ैल जैसे कपड़े की तरह उड़ती हुई आई और मुझसे चिपक गई। वो कपड़ा था जो मेरी छाती से चिपका हुआ था। तब तक मैं डरा नहीं था। जब दादाजी मेरे पीछे भागने लगे, साफ नजर आ रहा था जब कोई इंसान आपको नुकसान पहुंचाने के लिए पीछे भाग रहा हो, जब कोई अपना सिर्फ डराने के लिए पीछे भाग रहा हो। दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। मेरे दादाजी ऐसे नहीं भाग रहे थे कि बस मुझे डराना चाहते हूँ या डांटना चाहते हूँ। वो ऐसे भाग रहे थे जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई है और मेरा मुंह बंद करना होगा मुझे मारकर। वो ऐसे भाग रहे थे। मैंने भागना शुरू कर दिया और वो कपड़ा जो छाती में चिपका हुआ था धीरे धीरे जैसे लटें, जैसे टहनियां बनकर मेरे पूरे शरीर पर लिपटती जा रही थी। वो कपड़ा मेरी टांगों को जकड़ता जा रहा था, मेरी बाजुएं अकड़ती जा रही थी। लेकिन मैं गांव के अंदर ही था। चीखना शुरू कर दिया मैंने। जैसे जैसे मैं चीखता गया, मुझे लग रहा था लोग घरों से बाहर निकलेंगे, लेकिन हमारे गांव के लोग इतने डरपोक हैं, कोई घर से बाहर नहीं आ रहा। मैं जितना ज़्यादा जकड़ता जाता, उतनी तेज़ी से भागने की कोशिश करता। जैसे ही मैं घर के करीब पहुंचा, मैं चीखने लगा और एक इंसान बाहर निकला। मेरे पिताजी। मेरे दादाजी बिल्कुल मेरे पीछे ही थे, लेकिन मेरे पिताजी ने जल्दी से मुझे पकड़ा और खींचते हुए मुझे घर के अंदर ले आए। उसके बाद मेरी छाती पर एक लाल रंग का कपड़ा रखा उन्होंने और उसके बाद वो कुछ मंत्र से बोलने लगे थे। वो मंत्र बोला उन्होंने और काला कपड़ा, वो चुड़ैल, वो लाल कपड़े से जुड़ी और उन्होंने गांठ बांधकर उसे घर से बाहर फेंक दिया। और दादाजी जैसे ही घर में पहुंचे, हाथ में बड़ा डंडा लिए मुझे मारना चाहते थे, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, ये मेरा बेटा है, इसे नुकसान मत पहुंचाइए। दादाजी कहने लगे, तुमने ऐसे रोका क्यों नहीं? मैंने तुम्हें कहा है जो मेरे रास्ते में आएगा मारा जाएगा, अब इसका वक्त है। पिताजी रोकने लगे, लेकिन दादाजी शांत नहीं थे। वो डंडे का वार पिताजी पर करने लगे। मेरे पिताजी के सर पर 2-3 बार वार किया और वो बेहोश हो गए। दादाजी को संभालना बहुत मुश्किल भरा था। मैंने उन्हें पकड़ा और मैं धक्का देता हुआ उन्हें घर के बाहर फेंक पाया। मैंने दरवाज़ा लगा दिया। वो घर के अंदर नहीं आ पा रहे थे, लेकिन दरवाज़ा तोड़ने पर उतारू थे। मैं समझ नहीं पा रहा उन्हें रोकूं तो कैसे रोकूं। तभी मेरे पिताजी, जब उन्हें होश आया, वो कहने लगे, पीछे वाली अलमारी में वो रखा सामान निकालो, वो निकालना होगा। वहाँ अलमारी से सामान निकालने लगे, मंदिर का वो सामान जो उन्होंने छिपा कर रखा था। जब कोई मुर्दे को जिंदा किया जाए, वो काली शक्तियाँ होती हैं और घर में काली शक्तियों के साथ मंदिर नहीं हो सकता। मंदिर हो तो काली शक्तियाँ नहीं रह सकती। किसी एक को रखना हो तो दूसरे को निकालना पड़ता है। उन्होंने मंदिर को निकाला था, जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वो मंदिर का सामान घर में रखने के बाद दादाजी घर में घुस नहीं पा रहे थे। दरवाज़ा खोलने के बावजूद भी इस तरह
वो वहां से दूर निकल गए, लेकिन एक धमकी देकर, अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। मैं डरने लगा था। खौफ मेरे अंदर तक फैल चुका था। मेरे दादाजी नहीं थे वो शरीर मेरे दादाजी का था, लेकिन वो शरीर भी खत्म हो जाना चाहिए। उन्होंने उसे शरीर में कुछ ऐसा डाल दिया जो मेरे दादाजी से मिलता जुलता नहीं था। कोई खौफनाक चीज थी वो। लगभग 1 घंटा हो चुका था और मुझे डर यही था, कल की सुबह से पहले कुछ भयानक ना हो जाए। और मेरे पिता भी कह रहे थे, भयानक होने का खतरा तो है, लेकिन हम कर कुछ नहीं सकते। उनका एक साथी था जो यहाँ आया था और उसने मना किया था कि ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन तुम्हारे दादाजी कह रहे थे कि हमें आगे का कुछ पता नहीं कि मुर्दा जिंदा होने के बाद क्या होता है। अगर हम मरने से पहले ही खुद को दोबारा जिंदा करने के लिए वो काले जादू का इस्तेमाल करें, शायद वो जिंदा हो जाए। वो मना करके गया था। अब मेरे दादाजी का वो साथी, वही शायद इसे रोकने का तरीका बता सकता था। मेरे पिताजी के पास कोई जवाब नहीं था और हम रुके हुए थे अगले दिन का इंतजार करते हुए। लेकिन ये रात बहुत लंबी थी। बाहर से दीवारों पर आवाजें आने लगी, पत्थर मारने की, ईंटें मारने की। खिड़की से बाहर देखा तो सामने जैसे एक लाश खड़ी थी जो उठा उठाकर पत्थर मार रही। एक लकड़ी को आग लगाए एक लड़की की लाश, बिना कपड़ों के, शरीर सड़ा हुआ, लेकिन मैं पहचान सकता था ये एक लड़की थी। कई लाशें थी वहाँ, कई लाशों को जिंदा किया गया था, जैसे कब्रिस्तान से वो हड्डियों के ढांचे भी जिंदा हों। करीबन 30 ऐसे ही जैसे मुर्दे जिंदा मुझे नजर आ रहे थे। वो घर को तोड़ने में लगे, अंदर जला जला कर लकड़ियों को फेंक रहे ताकि घर में आग लगे और हमें बाहर निकलना पड़े। कोई पड़ोसी बाहर नहीं निकल रहा था। वो अपने अपने घर में छिपे हुए, सब डरते थे इनसे, भूतों से, प्रेतों से, लाशों से, सब डरते हैं। कोई बाहर नहीं निकला। उसके बाद जब घर के अंदर कई बार खिड़कियों को आग लगाई गई, जलती हुई चीजें फेंकी गई, मैंने अपने पिता को कहा था, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, कोई तरीका अपनाना होगा, घर में रहे तो मारे जाएंगे। पिता ने कहा, दरवाजे पर वो खड़ा है, कोई खड़ा है, हम बाहर कैसे निकलेंगे? मेरे पास तरीका था, चलो छत पर, हमें छत पर जाना होगा। हम पीछे वाली सीढ़ी से छत पर पहुंचे और वहां लकड़ी की सीढ़ी थी जो पीछे लगा दी। किसी को पता चला ही नहीं। धीरे धीरे झाड़ियों से निकलकर हम आगे वाली सड़क पर पहुंचे। हमें किसी ने देखा नहीं, लेकिन हमारे घर को जलाने की कवायद जारी थी। पड़ोसियों के घरों के अंदर आग फेंकी जाने लगी, वहां तोड़ा जाने लगा उन दरवाजों को। लोगों ने बचने का तरीका नहीं अपनाया। वो दरवाजे, उन पर लिखे वो शब्द रोक नहीं पा रहे थे उन्हें। हम वहां से दूर भागे थे। आगे रिश्तेदार थे, जहां मैंने पिता और माँ को रोका और मैंने पता ले लिया था दादाजी के अपने उस साथी का जो पास के गांव में रहता था। उसकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा थी और चलने में उसे भी परेशानी होती। भाग कर रास्ता तय किया था मैंने और हमारे गांव में दहशत फैल गई थी। मुर्दा जिंदा हो गए थे और उनकी संख्या बढ़ने लगी थी। कब्रिस्तान हमारे गांव में ही नहीं, आसपास के गांव में भी था और दादाजी की वो लाश आगे क्या कर रही होगी मैं जानता था। मैं उस गांव में पहुंचा और दादाजी के साथी को सबसे पहले सच सच बताया क्या हो रहा है। वो तो कह रहे थे मैंने आगाह किया था, लेकिन मुझे इतना बताया क्यों नहीं गया? अगर मुझे शुरू में बता दिया जाता, मैं उन्हें शुरू में रोकता। वो जैसा हमें बताया गया वैसे ही बने। कहते हैं हमारी आत्मा हमारे शरीर से जुड़ी होती है, लेकिन मरने के बाद आत्मा को दोबारा शरीर में डाला जाए तो आत्मा उसी तरह व्यवहार करती है जैसे सब आत्माएं करती हैं। मरने के बाद आत्मा प्रेत आत्मा बनती है। प्रेत आत्मा का किसी से रिश्ता नहीं होता। प्रेत आत्मा की अपनी दुनिया होती है और अपनी दुनिया में उसके प्रेत मित्र बनते हैं। तो तुम्हारे दादा तुम्हारे रिश्तेदार नहीं रहे, वो प्रेतों के रिश्तेदार बन चुके हैं और वो उन प्रेतों को यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मरे हुओं को जिंदगी दी जाए। मुर्दे को जिंदा करना गलती होती है और ये गलती उन्होंने की, इसीलिए भुगतना पड़ रहा है तुम्हारे परिवार को। जल्दी चलो,
हमें गांव में जाना होगा, जल्दी चलो। इससे बचने का एक ही तरीका है, तुम्हारे दादा के शरीर को जलाना होगा। तुम्हारे दादा ने अपने शरीर को दांव पर लगाकर उन मुर्दों को जिंदा किया है। दांव पर लगाए गए इस शरीर को जलाने के बाद हर मुर्दा मर जाता है। बस यही कमजोरी है, तुम्हारे दादाजी को जलाना होगा। हमने कुछ लकड़ियां ली, पेट्रोल की कुछ बोतलें ली और सीधा अपने गांव की तरफ बढ़ निकले। लेकिन गांव में दहशत इतनी ज्यादा थी, कौन जिंदा है कौन मुर्दा पता ही नहीं लग पा रहा था। जो डरा हुआ लगता वो जिंदा ही होता, जो गुस्से में होता वो मुर्दा निकलता। ये पहचान की, लेकिन दादाजी कहाँ है पता नहीं चल रहा था। तरीका हम नहीं जान पा रहे थे। अब एक ही रास्ता था। भागते भागते हम अपने ही घर के करीब निकले। दादाजी होंगे तो यहीं होंगे। शायद ये आखिरी बार कोशिश होगी कुछ करने की, कुछ रोकने की। वो क्या हो सकता है? जब इस बात के बारे में मेरे दादाजी के साथी ने सोचा तो वो डर गए थे। मैंने उन्हें डरे हुए अब देखा। वो कह रहे थे, दरवाज़ा। तुम्हारे दादाजी को जिस जगह जिंदा किया गया वो खास जगह दरवाजे की तरह है, जैसे वहाँ से रूह को वापस शरीर में डाला गया। वो दरवाजे को बचाए रखना चाहते हैं और उस दरवाजे का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर यहाँ मुर्दों की सेना हो तो उनमें दोबारा जान डाली जाएगी, लेकिन वो जान डाल चुके हैं। तो एक शरीर में एक से ज़्यादा आत्माएं डालने का एक ही तरीका है। वो उस घर के अंदर ये काम करना चाहेंगे। पहले शायद वो डरे हुए होंगे, पहले उनका मोह तुम्हारे पिता के साथ होगा, लेकिन अब जो उस शरीर के अंदर है वो प्रेत आत्मा है जो भूल चुकी है सब कुछ। और एक शरीर में दो प्रेत आत्माएं, मतलब वो शरीर को नष्ट नहीं कर सकते। तुम्हारे दादाजी को जल्दी जलाना होगा। वो मुर्दे ताकतवर होते जाएंगे। जितनी आत्माएं एक शरीर में घुसेंगी वो उतने ताकतवर होंगे। और एक समय आएगा जब गोलियों का असर, किसी चीज़ का असर नहीं होगा, तब तुम्हारे दादाजी को नष्ट नहीं कर पाएंगे हम। जल्दी ढूंढो, जल्दी ढूंढो, कहाँ होंगे वो? मैंने कहा, कब्रिस्तान। कब्रिस्तान, वो यहाँ से गए हैं तो कब्रिस्तान में ही होंगे। घर के करीब से देखने के बाद हम भागे कब्रिस्तान में, और जैसा मैंने सोचा था वो बिल्कुल सच था। कब्रिस्तान में मेरे दादाजी एक कब्र को खोद रहे। वहाँ कई और लाशें थी जो कब्रों को खोद रही थी। जितनी कब्रें सब खोदी जा रही, वो जिंदा कर रहे थे लाशों को, और हम भागते हुए वहाँ पहुँचे। उसके बाद जैसे छिपकर हम देखते रहे, मौके का इंतज़ार करते रहे। तब मेरे दादाजी के उस साथी ने कहा था, एक ही मौका मिलेगा, बोतल तुम पकड़ो, बोतल मैं पकड़ता हूँ। जैसे ही उनके शरीर को आग लगेगी वो तड़पेंगे, लेकिन याद रखना ये तुम्हारे दादाजी नहीं है। तड़पते हुए देख, इस तरह घबरा मत जाना। वो माफ़ी मांगेंगे। प्रेतात्मा हर कोशिश करती है बचने की। वो फंसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें फंसना नहीं है। याद रखना, तुम्हें फंसना नहीं है। जैसे ही दादाजी पीछे वाली कब्र को खोदने लगे, वहां लाश को निकालने की कोशिश कर रहे। बाकी जिंदा लाशें दूर थी और हमने भागते हुए उन्हें दबोच लिया। वो जैसे ताकतवर थे, लेकिन मैंने ऊपर पेट्रोल छिड़का। वो दादाजी के साथी ने भी पेट्रोल छिड़का, और पेट्रोल की जैसे वो दुर्गंध ने मेरे दादाजी के होश उड़ा दिए थे। मेरे दादाजी पेट्रोल की उस दुर्गंध को सूंघते ही कहने लगे, मुझे 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 मत मारो। देखो देखो, हेमराज हेमराज, मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। मेरे दादाजी की वो प्रेतात्मा हर कोशिश कर रही थी कि मैं वो काम ना करूं, लेकिन जैसे ही दादाजी के उस साथी ने वो तीली जलाने की कोशिश की, तीली जल नहीं रही। वो हर कोशिश कर रहे थे, जैसा कि उन्होंने कहा था आग मैं लगाऊंगा, उनसे आग नहीं लग रही। लेकिन मेरी जेब में लाइटर था। भले ही मैं सिगरेट बीड़ी नहीं पीता था, लेकिन लाइटर काम के लिए रखता था। जेब से मैंने लाइटर निकाला और जैसे ही आग लगा दी दादाजी के शरीर को। दादाजी का साथी मुझे वो पकड़कर कहने लगे थे, ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्या किया? मैंने कहा, जला दिया, उन्हें जला दिया। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें कहा था आग मैं लगाऊंगा। मेरे दादाजी की वो लाश जल गई थी। एक ही क्षण में धीरे धीरे जैसे अंदर से
सब कुछ निकलता हुआ साफ नजर आ रहा। प्रेत आत्माएं थी उस शरीर में और बाकी लाशें वहीं पर ढेर हो गई। खड्डे नजर आ रहे थे और लाशें नजर आ रही थी। धीरे धीरे दादाजी की वो लाश जल गई और मैं खुश था, हमने उनका अंत किया। लेकिन दादाजी का साथी वो काफी निराश थे। मैंने उनसे पूछा, क्या अंत हो गया? उन्होंने कहा, हाँ, वो शरीर का अंत हो गया, लेकिन तुमने उन्हें आग क्यों लगाई? ये मेरा काम था, ये मुझे करना चाहिए था। मैंने कहा, तो क्या हुआ अगर मैंने आग लगा दी? उन्होंने कहा, मेरी उम्र देखो, मैं जल्द ही मरने वाला हूं और अगर मुझे कोई प्रेत आत्मा नजर आए, मेरे पीछे पड़े तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुम्हारे पीछे पड़े सोचो। मुझे उन्होंने उस कब्रिस्तान में बताया था जो ऐसी प्रेत आत्मा को बुलाने के बाद उसे जलाकर खत्म करता है अपने हाथों से, वो उसके शरीर का पीछा करती है, धीरे धीरे करीब आने की कोशिश करती है। मुझे अब उससे मुकाबला करते रहना होगा अगले 1 साल तक। मैंने उनसे कह दिया, मैं नहीं डरता। ये कहकर हम घर आ गए थे और उस गांव से मुसीबत खत्म हुई। अगले दिन वो लाशों को दोबारा कब्रों में डाल दिया गया। गांव में कई लाशें पड़ी हुई थी, लेकिन सच सबको इस तरह से नहीं बताया जाता। सबको सच ऐसे बताया गया कि हमने वो शैतान का अंत किया, वो शैतान जो सबको जिंदा कर रहा था। दादाजी को हम बदनाम होते हुए देख नहीं सकते थे, तो गांव वालों ने बात मान ली। मैं वहां कुछ दिन रहा, मुझे कोई प्रेत आत्मा नजर नहीं आई और मुझे लगा शायद उनका अंत हो गया, वो प्रेत आत्मा बनकर दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन धीरे धीरे मुझे रात को ऐसे डरावने सपने आते हैं। दूर खड़े दादाजी नजर आते हैं और वो प्यार से बात नहीं करते, बस घूरते रहते हैं। एक ही सपना हर रात, वो मुझे घूरते हुए नजर आते हैं। और मैंने मेरे दादाजी के उस दोस्त से बात भी की थी। उन्होंने यही कहा था, प्रेत आत्मा जिसका आप पीछा करती है वो सबसे पहले सपनों में नजर आती है, धीरे धीरे एहसास दिलाती है, फिर अंधेरे में नजर आती है। कहते हैं प्रेत आत्मा एक दिमाग से निकलकर दूसरे दिमाग तक जा सकती है। जो दिमाग जुड़े होते हैं भावनाओं से, जो विचारों से जुड़े होते हैं, वो प्रेत आत्माएं सफ़र कर सकती हैं। क्या आप इस कहानी में मेरे पात्र की भावनाओं को समझ रहे हैं? मैं 1 साल तक उस प्रेत आत्मा को अपने करीब महसूस करूंगा, बचने की कोशिश करूंगा, डरना नहीं है। और मेरी भावना अगर आपसे जुड़ी है, आप मेरे पात्र को अपना पात्र समझकर ये कहानी सुन रहे थे, तो हो सकता है आज आपको भी वो सपना आए, मेरे दादाजी की वो प्रेत आत्मा आपको भी आपके सपने में नजर आए। डरना नहीं है, आपको डरना नहीं है, आप बस हिम्मत बनाए रखिए, डरना नहीं है।